नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि कोरोना काल में नीट की तैयारी कैसे करें। वो स्कूल और कॉलेजेस जहां पर हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण होता है, वो इस कोरोना वायरस की वजह से बंद पड़े हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर पर ही शिक्षा दी जा रही है। इन परिवर्तनों की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा, खासकर कि वो बच्चे जो कि मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी पर क्या असर पड़ेगा। आज इन सभी विषयों पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल अग्रवाल सर, जिन्होंने अपने जीवन काल में हज़ारों बच्चों का मेडिकल और इंजीनियरिंग में सिलेक्शन करवाया है। आज के इस कार्यक्रम में वो हमें अपने वरहद अनुभव से इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के तरीके बताएंगे। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो चलिए मेडिकल की बात करते हैं। जी। एक समाज में एक डॉक्टर का क्या महत्व है, कोरोना काल ने हमें समझा दिया। कोई बिल्कुल। स्टूडेंट यदि डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे कौन से सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं और राइट। कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। बच्चा जब क्लास 11th में आता है तो उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा कोई एक लैंग्वेज और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट 11th क्लास में और 12th क्लास में बच्चा ऑप्ट करता है। इसको जिस परीक्षा के तहत वेरियस मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज में बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है, उस एग्ज़ाम का नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और नीट में 3 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होता है, केवल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सर, ये जो नीट की परीक्षा होती है, ये अपन 12वीं के बाद देते हैं, राइट? जी जी। तो जैसे ये परीक्षा, अभी तो कोरोना काल की वजह से राइट डेट्स आगे पीछे हो गई होंगी, राइट। लेकिन आम तौर पर ये नीट की परीक्षा कब होती है? संडे जो फर्स्ट संडे होता है हर साल के मई का, उस पर नीट शेड्यूल्ड होती है। जी। और हाँ, अभी पिछले 2 वर्ष से कोरोना के कारण नीट 2020 भी और नीट 2021 भी डिलेड रहा। जी। इस साल भी संभवतः 12 सितंबर के पहले नीट आयोजित नहीं हो पाएगा। जी। फर्स्ट डेट तो इसकी 3 में ही अनाउंस थी। जी। सर, इस परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? आपने बताया 3 आते हैं, जी। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। राइट। तो कितने मार्क्स के रहते हैं ये? देखिए, पूरा पेपर होता है 720 मार्क्स का। जी। 180 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। जी। 4 मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर जी। एंड -1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अच्छा। जी। तो इसमें फिजिक्स के आते हैं 45 क्वेश्चंस, जी। केमिस्ट्री के आते हैं 45 क्वेश्चंस, और बायोलॉजी के आते हैं, यानी बॉटनी प्लस जोलॉजी के टोटल मिला के आते हैं 90 क्वेश्चंस। अच्छा, तो ये पेपर कितने घंटे का रहता है? 3 घंटे के सभी पेपर्स रहते हैं, 3 आवर्स ड्यूरेशन के। 3 आवर्स में आपको 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जी। सर, तो जैसे ये परीक्षा हम बच्चे देते हैं, तो इसका कट ऑफ क्या निकलता है? दैट वो बहुत ही वेरिएबल है। अगर मैं सन 2014 की बात करूं तो 430 नंबर पे भी सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गया था। गत वर्ष 2020 में 565 नंबर पर आखिरी सरकारी मेडिकल सीट मिली है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में तो ये करीब 610 का कट ऑफ था 720 में से। जी। और इस वर्ष मेरा अनुमान है कि मध्य प्रदेश में ये तकरीबन 600 नंबर कट ऑफ जाएगा। राजस्थान में ये 650 तक भी कट ऑफ जा सकता है। 2-3 स्टेट्स हैं जहाँ सीट्स कम हैं और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, कंपटीशन टफ है, वहाँ ये कट ऑफ मतलब 600 से 650 के बीच में पूरे देश में ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कट ऑफ रहेगा। तो सर, जैसे इतना ज़्यादा कट ऑफ आता है, तो क्या पेपर बहुत टफ होता है क्या? नहीं 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 नहीं, ये पेपर सन 2016 तक बहुत टफ आते थे। 17 के बाद से लगातार पेपर का लेवल गिरता ही चला जा रहा है। 2020 में पेपर बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उससे भी कहीं ज़्यादा सरल 2021 में पेपर संभावित है, एलिमेंट्री और बेसिक क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस के। और यही कारण है कि कट ऑफ हाई जा रहा है। जी। तो मतलब पेपर आसान होता जा रहा है, लेकिन उसका कट ऑफ बहुत बढ़ता हाँ, जा रहा है। पेपर आसान होता जा रहा है। जिन बच्चों ने 2-3-4 महीने भी अगर सीरियसली पढ़ाई की है एनसीईआरटी किताबों से, तो वे भी बड़े आराम से 500 साढ़े 500 तक तो स्कोर कर ही लेते हैं। सर, अभी जैसे कोरोना काल में सब बच्चे घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से एग्ज़ाम पर क्या असर पड़ेगा, रिजल्ट में हम क्या वेरिएशंस देखेंगे? देखिए, कोरोना काल में तो सभी कुछ बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और अगर हम बात करें सभी स्टूडेंट्स
के पास अवेलेबल रिसोर्सेज की, तो वे काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस की भी बात करें तो सब जगह या तो नेटवर्क नहीं है, या है तो कनेक्टिविटी में कुछ कुछ रैंडम प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो हर बच्चे के पास इसेंशियली एक ही रिसोर्स है, और वह है एनसीईआरटी, जी जो कि कहीं भी बच्चा हो हिंदुस्तान में उसके पास एक किताब अवेलेबल है। और इसलिए पेपर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाया जाएगा। और इसके इंडिकेशन हमारे एनटीए के डायरेक्टर श्री विनी जोशी जी ने दिए भी हैं। तो नेटवर्क इश्यूज़ के कारण, ऑनलाइन कोचिंग की एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम के कारण जी पेपर पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। जी। तो जैसे कोई एवरेज बच्चा है जो शायद इतना टॉपर नहीं है, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, इतना होशियार नहीं है, क्या वो भी इस परीक्षा को क्लियर कर सकता है? देखिए, नीट की अगर बात करें तो एवरेज बच्चा जैसी कोई चीज़ यहाँ बची ही नहीं है। अब आज की डेट में जो पेपर आ रहा है, जी उसमें जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की 5, 6 या 8, 9 या बहुत हुआ तो 10, 11 रीडिंग लगाई हुई हैं, जी वो बराबर है, सेम लेवल पे आके खड़ा हो गया है। जी इंटेलिजेंस जैसी चीज़ की आज की डेट में मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुमान है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, वो थोड़ा शायद पीछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों के द्वारा सिली मिस्टेक किए जाने की या ओवर कॉन्फिडेंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो एवरेज बच्चे जैसी कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं गई है। अगर बच्चे में जज्बा है, थोड़ी भी मेहनत करने का लगन है, तो बड़े आराम से वो नीट क्वालिफाई कर सकता है। और हम पिछले 2-3 साल से देख ही रहे हैं जी कि खूब अच्छे मार्क्स, बहुत ही एवरेज टाइप के स्टूडेंट जिन्हें हम अपने अंदर मनी मन ग्रेड तो कर ही लेते हैं, जी पर वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उन्होंने नीट निकाला है और अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया है। जी। सर ने हमें एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर आप पढ़ाई में अभी थोड़े कमज़ोर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बनने का अपना सपना छोड़ दें। याद रखिए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अगर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो डॉक्टरी, नीट, आईआईटी जैसी कोई परीक्षा आपके सामने बड़ी नहीं है। सर, ये तो हो गई 11th में हम सब्जेक्ट लेते हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी भी क्या 11th से शुरू होती है? मेरा मानना तो है कि देखिए, आपको अगर नीट की बात करें जी तो 11th से तैयारी पर्याप्त है। जी उसके पहले अगर बच्चा 7th, 8th, 9th, 10th में ज़्यादा कॉन्शियस है, या उसके अभिभावक बहुत ही ज़्यादा जानकारी मोटिवेटेड रखते हैं, हैं इस विषय में। जी तो सिर्फ एक बात पे ध्यान दिया जाना चाहिए, और वो है मैथ्स के बेसिक्स। जी सिवाय एडिशन, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, इसकी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। इसके अलावा उन्हें कुछ कोशिश नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी, कि वो आगे की कुछ तैयारी करें। केवल मैं रिपीट करना चाहूँगा, बहुत थोड़े मैथमेटिकल स्किल्स की आवश्यकता है। टेबल आपको बहुत अच्छे से आते हों, वास्तव में 20 तक टेबल आते हों, इसी पे फोकस करिए, और सिर्फ बहुत थोड़े से मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करिए। नीट के लिए 6, 7, 8, 9th और 10th में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 11th से आप सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सर, ये आप सीरियस प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो तकरीबन कितने घंटे की पढ़ाई हम एक्सपेक्ट करते हैं एक ऐसे बच्चे से जो कि डॉक्टर बनना चाहता है? देखिए, 11th में 9 घंटे या 10 घंटे की कंसंट्रेशन से पढ़ाई भी पर्याप्त है। 9 से 10 घंटा हाँ, इतना तो प्रतिदिन। करना पड़ेगा। जी। तो ये लगातार 11th से लेकर 12th, ये दोनों साल 9 से 10 घंटे प्रतिदिन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और 12th में तो थोड़ा सा और ज़्यादा ही। जी। जी। तो सर, इसमें दिनचर्या क्या होनी चाहिए एक विद्यार्थी की? देखिए, दिनचर्या कोई मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करना चाहता, वो एक पर्सनल चॉइस का मैटर है। जी जो जिस बच्चे को सूट करता है वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करे। मेरा मानना है कि 8 से 9 घंटे बच्चे को सोना ही चाहिए, और उसके अलावा जो टाइम है, मैं इसे ज़रूरी नहीं मानता कि बच्चे को 4 बजे उठना ही चाहिए या सवेरे जल्दी पढ़ाई होती है। वो टोटली बच्चे के ऊपर होना चाहिए। हाँ, चूँकि हमारा एग्ज़ाम दोपहर में 2 से 5 होता है, नीट का एग्ज़ाम, जी इसलिए 11th में थोड़ा बहुत और 12th में तो बहुत ज़्यादा बच्चे को ये कोशिश करनी चाहिए कि करीब 2 से 5 या हो सके तो 1 से 5 दिन में एक सेटिंग ज़रूर लगाए, लंबी, बिना किसी भी ब्रेक के, बिना रुके, जैसा बिना कि वो किसी भी ब्रेक एग्जाम के। हॉल में बैठ बस के बस बस करेगा। एग्जैक्टली, बॉडी ट्यूनिंग अपने जी को उसके लिए करनी पड़ेगी। 11th में कभी कभी करें, और 12th में तो वो कम से कम आखिरी 3 महीने में तो बहुत ज़्यादा ही करें। बाकी कुछ भी दिनचर्या फॉलो करें, टोटल 9-10 घंटे निकाल लें अच्छे हाई कंसंट्रेशन की,
पूरे जोश से 10 घंटे का अगर आप निकाल रहे हैं और 1 से 5 आप विदाउट एनी ब्रेक अगर अपनी कुर्सी पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं पूरे जोश से, तो वो पर्याप्त है, जी अच्छी रैंक के लिए पर्याप्त है। जी, जैसा कि आपने बताया था सर कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। इनके अपने को 40-45 क्वेश्चंस मिलते हैं, करेक्ट, 45-45 बिल्कुल, क्वेश्चंस मिलते जी, हैं। सर हम फिजिक्स से शुरुआत करते हैं जो जी, कि आपका सब्जेक्ट है। जी। फिजिक्स की तैयारी 11th स्टैंडर्ड से बच्चे को किस तरह करनी चाहिए? हाँ, देखिए ये फिज़िक्स ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। मैं साफ साफ बता दूं कि आज से 5 साल पहले जो नीट आता था, शायद 2016 तक, जी उसमें फ़िज़िक्स वास्तव में एक टफ सब्जेक्ट होता था। 180 में से कम ही बच्चे होते थे हमारे जो 160 तक ला पाते थे। ज़्यादातर बच्चे 50, 80, 90, 100 नंबर तक जाते थे। पर वर्तमान में खास जैसे 2020 से पेपर आ रहे हैं जी और जो हमारे 2021 और 2022 और 2023 में भी जो हमारा अनुमान है जो पेपर का स्तर रहेगा, जी उसमें तो फिज़िक्स एक बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट ही माना जाए। बहुत थोड़े मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए, न्यूमेरिकल से बच्चा ना घबराता हो और बायो लैंग्वेज जैसा पेपर माना जाए। एनसीईआरटी की अगर आपने रीडिंग ली है तो आप 170 180 तक भी कुछ भी आप मार्क्स ला सकते हैं और बच्चे ला रहे हैं। जी मतलब कि जैसे पहले के टाइम पे फिज़िक्स से कई लोग डरते थे, खास करके जो मेडिकल के बच्चे होते थे वो कहते थे कि फ़िज़िक्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता था। अभी के जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें फ़िज़िक्स थोड़ा आसान हो गई है। देखिए मेरा ये कहना है कि पहले 2 स्टेप न्यूमेरिकल या 3 स्टेप न्यूमेरिकल आते थे। जी आज की डेट में जो मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जी चाहे वो थियोरी के हों, फैक्ट बेस्ड हों या न्यूमेरिकल हो, इसेंशियली क्वेश्चन सिंगल लाइनर आ रहा है। एक छोटी सी लाइन में पूरा क्वेश्चन ही समाप्त हो जाता है। जी मैं उदाहरण आपको दूंगा, सन 2019 में नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया जो बच्चा 5वीं 6वीं या 7वीं से ही जानता है। वो प्रश्न ये था कि किस रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जी अब ये नीट का क्वेश्चन है, तो ये सिंगल लाइनर, ऐसे सिंगल लाइनर हैं, मतलब कई कई क्वेश्चन 10-10 12-12 क्वेश्चन आज की नीट में ऐसे निकल जाते हैं जिसमें बच्चे को पेन चलाना ही नहीं पड़ता। क्वेश्चन पढ़ा और आप जैसे बायोलॉजी में आंसर टिक करते हैं, ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन लाइन से निकल जाते हैं। जी गारंटी तो नहीं है, पर संभावना यही है कि ऐसे ही पेपर बनाए जा रहे हैं जिनमें आपको, अगर आपने रीडिंग लगाई हुई है जी एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो नीट और बायोलॉजी में अब ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। जितना हाई स्कोर आप बायोलॉजी में एम करते हैं, उतना ही हाई स्कोर आपको फिज़िक्स में भी एम करना चाहिए। और वही डिफरेंस बनाएगा भी, क्योंकि कुछ लोग तो फोबिया के कारण फिज़िक्स में घुसने से ही डरते हैं। जी वो बायोलॉजी ही पढ़ते रहते हैं टाइम इवेट करने के लिए। जी अगर वो फिज़िक्स का सामना करें खुल के 11th से ही, 11th में लगेगा, एक क्वेश्चन में आधा घंटा भी लग सकता है, फिर बाद में वही क्वेश्चन आपसे 20 सेकंड में बनने लगेगा। जी तो उसका सामना कीजिए खुल के, तो फिज़िक्स विल बी रियल फन। उससे ज़्यादा बढ़िया सब्जेक्ट मेरे अनुमान में कोई भी नहीं है, क्योंकि फिज़िक्स में सिली मिस्टेक की संभावना सबसे कम होती है, ऐसा मेरा मानना है। जी जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि कुछ सवालों में आधा घंटा लगता है, कुछ सवाल में 20 सेकंड लगेगा अगर अपन उससे प्रैक्टिस करते रहें, तो नीट की परीक्षा कितने घंटे की होती है और उसके अलावा उसमें हर सवाल में हमें समय कितना देना चाहिए? देखिए ये भी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि आज की डेट के नीट की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, वही 180 क्वेश्चन है और वही 3 घंटे हैं, जी परंतु पैटर्न में बदलाव, इतने बड़े बदलाव के कारण सामान्यतः बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन बच्चा 40 मिनट में आज की डेट में फुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर लेता है। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग 30-35 मिनट में उसकी केमिस्ट्री भी बड़े आराम से अटेम्प्ट हो जाती है। जी तो अब बच्चे को पेपर में हर क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है। अच्छा प्रिपरेशन करते समय कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि आप चूँकि अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 10-15-20 मिनट भी देने पड़ सकते हैं, पर फाइनल एग्जाम में ऐसा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा जो 3-4-5 मिनट ले आपसे किसी भी सब्जेक्ट में। जी सर, ये जो पेपर आता है इसमें एमसीक्यूज रहते हैं, जी, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को फिल करने के लिए कोई ओएमआर शीट रहती है, करेक्ट करेक्ट। तो इसमें मैंने सुना है कि कई बार बच्चों से गलती हो जाती है। हाँ, ये बहुत ही परेशानी वाली बात है। ओएमआर जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, असली तो आपके नंबर ओएमआर के आधार पे ही आपको दिए जाएंगे। जी आपने रफ वर्क में क्या किया है उस तो कोई देखने वाला नहीं है। जी ओएमआर में जो आपने क्वेश्चन के लिए बबल भरा है, उसमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको नंबर उसी के आधार पे मिलने वाले हैं। जी पहली बात तो यह है कि बबल आपको पूरा अच्छे से फुल करना चाहिए। जी 3/4 से कम अगर आपने बबल भरा है तो ओएमआर इसको रीड शायद ना करे।
तो उसकी बबलिंग में पूरा पर्याप्त अच्छा समय दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पूरी इस 2 साल की तैयारी का और पेपर के पूरे 3 घंटे का सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटी तो वो OMR ही है। जी तो OMR को ढंग से भरिए। प्लस OMR में कई बार ऐसा होता है कि एक सीक्वेंस बिगड़ गया, एक आपने क्वेश्चन 51 का 50 में भर दिया, तो उसके बाद के लाइन से आपसे सारे क्वेश्चंस का सीक्वेंस बिगड़ जाता है और वो पूरी की पूरी मेरिट पूरा बाहर कर देता है, आपको 1 साल ड्रॉप लेने पे मजबूर कर देता है। तो OMR फिल करने में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि 51 अगर यहाँ है तो यहाँ 51 चेक करिए, C है तो C चेक करिए और C को ही बबल करिए। मतलब कि जानकारी होने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद OMR अगर हमने गलत भर दिया एग्ज़ाम के टाइम पर तो करियर पूरा ख़राब हो सकता है। जी, मैंने तो मतलब शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट देखा हो जिसने OMR भल फिल करने में एक भी मिस्टेक ना की। अमूमन हर बच्चा एक ना एक बबल तो उधर पड़ता है कि मेरे को B भरना है, पर इधर जब वो भरने का प्रोसेस में है तो उसके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मेरे पास 2 घंटे कितना टाइम बचा है, कितने क्वेश्चन बचे हैं। वो वहीं बैठे बैठे ये भी आकलन करने लगता है मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मेरे को कॉलेज कितना मिलेगा। वो सब का टाइम ये थोड़ी ना है। अभी आपका पूरा कंसंट्रेशन अगर C है तो क्वेश्चन नंबर मैच करिए, ऑप्शन मैच करिए, C पे हल्का सा पेन रखिए, फिर वापस चेक करिए कि हाँ आपको C को ही बबल करना है, फिर C को आप बबल करिए। उस समय ध्यान में कुछ भी और ना आए। न जाने हमें क्यों लगता है कि ये हमारा समय जो है ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, हम इस समय सारी प्लानिंग और दूसरी शुरू कर देते हैं। जी वो समय तो पूरा होश अपना पकड़ के रखना है। जब तक ये बबलिंग पूरी कर न दें जी तब तक आप ध्यान कहीं भी ना ले जाएं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जी 2 साल बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। 2 साल की पूरी मेहनत का आकलन वो 3 घंटे के पेपर में होता है। तो इतने प्रेशर में, इतने स्ट्रेस में कैसे अपने आप को संभाल के रखना, कैसे इतना कंसंट्रेशन बनाना कि OMR फिलिंग में गड़बड़ ना हो? प्रैक्टिस से ही हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, आपका प्रश्न बढ़िया है। और अच्छे स्टूडेंट्स जो थोड़े से एग्रेसिव प्रवृत्ति के होते हैं वे भी एग्ज़ाम प्रेशर में आते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। तरीका मेरे ख्याल से तो इसका यही है कि आखिरी 2 महीने में पेपर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दे, बाकायदा OMRs हर भर के पेपर दे। ऐसा नहीं कि वहीं टिक कर दिया। जो फाइनल एग्ज़ाम में होने वाला है वो सब यहाँ करे जी और 3 घंटे की जगह वो इस पेपर को 2.5 घंटे में या 2.25 घंटे में दे। तो थोड़ा थोड़ा वो प्रेशर यहाँ भी क्रिएट हो पाएगा जो एग्ज़ाम हॉल में होता है। जल्दबाजी का जो आदत लग जाएगी उसे। हाँ, थोड़ा सा आपको पैनिक में काम करने की आदत होनी चाहिए। प्रेशर है पर हम अपना होश संभाल के रखेंगे और OMR वगैरह अच्छे से भरेंगे, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं। जी। इसकी भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए कि बच्चा घबराए नहीं। जी सर, अभी आपने बताया कि सवाल करते रहना चाहिए। तो इस सवाल के लिए क्या कोई अलग से किताब लेनी चाहिए या NCERT ही सफिशिएंट है? इसके अलावा कि हर दिन कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने चाहिए? आपने बताया 9 से 10 घंटे प्रतिदिन देना चाहिए। 9 से 10 घंटे में कितने घंटे फिजिक्स को, कितने बायोलॉजी को और कितने केमिस्ट्री को देने चाहिए? देखिए, आपका पहला तो प्रश्न ये था कि क्वेश्चन कहाँ से करने जी। चाहिए। तो उसके लिए मैं बहुत ही अपील करना चाहूँगा हमारे छात्रों से कि आज की डेट में मेरे अनुमान से जी जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो संभावित हैं जी 2021 में ख़ास तौर पे, उसके लिए मेरे हिसाब से तो कोई भी किताब उपयुक्त नहीं है मार्केट में। जी जितनी भी किताबें थी सब आउटडेटेड हो गई हैं और इररेलेवेंट हैं। जी इसका सबसे बढ़िया सोर्स हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी पिछले सालों के जो प्रश्न हैं, मैं तो कहूँगा आप पिछले सालों के 12th बोर्ड के पेपर उठाइए। जी स्कूल एग्ज़ाम के जो 11th के पेपर आपके पास हों अगर, तो उसमें से क्वेश्चन उठाइए और उनमें जो सबसे हल्के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं बस उनकी प्रैक्टिस करिए। या फिजिक्स की बात कर रहा हूँ या फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। जी जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते थे मेरे हिसाब से तो आज की डेट में नीट का 2021 में वही स्तर रहने वाला है। तो पहले आप करिए 12th बोर्ड के PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं PYQ के नाम से बुलाऊंगा। जी नंबर 2 एक एग्ज़ाम होता था 2019 के पहले जिपमर, जी पुडुचेरी में, जो पौंडीचेरी में जिपमर का मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसका जो पेपर आता था 2014 के पहले, उसके पेपर भी सिंगल लाइनर आते थे क्वेश्चन और जैसे तब आते थे वैसे ही आज के नीट में एक्सपेक्टेड है। जी जिपमर का कर लेने के बाद फिर आप एक्चुअल नीट के ही क्वेश्चंस करिए। नीट के जो PYQ हैं
हाँ, 2000 मान लीजिए 11 से 16 तक नीट के क्वेश्चन भी कुछ कुछ काफ़ी टफ थे। वो टफ क्वेश्चंस कुछ कुछ छोड़े जा सकते हैं। उसके अलावा अधिकांश क्वेश्चन जो सिंगल लाइनर है, खास तौर पे जो छोटे क्वेश्चन हैं, वो आज की नीट के लिए रेलिवेंट क्वेश्चन है। जी। इसके आपसे हो जाएं नीट के, मैंने बताया 12th बोर्ड के, उसके बाद जिपमर। जिपमर के, फिर नीट के, उसके बाद इवन एम्स के जो जी। क्वेश्चन होते थे 2015-16 के पहले, 15 के पहले, वे बहुत ही ज़्यादा आसान आया करते थे। एम्स के नाम से हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमसे नहीं बनेगा, questions पर होंगे। ऐसा उसके क्वेश्चन टफ्स कभी नहीं रहे। टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो एग्ज़ाम टफ रहा, पर क्वेश्चन उसके हमेशा बहुत बढ़िया आए। उसके असर्शन रीज़न क्वेश्चन छोड़ दीजिए, AR क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उसके 40 क्वेश्चन उसमें आया करते थे ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस वाले। उसके इजी क्वेश्चन जो आपको दिखते हैं वो आपको कर लेने चाहिए। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको और हाई रैंक ले जानी है, तो जेई मेन के, खास तौर से 2020 के और 2021 के जो पेपर हैं, जी। वे बच्चे को ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए। उनमें से भी कुछ क्वेश्चन हैं जो इररेलेवेंट है नीट के लिए, पर ज़्यादातर क्वेश्चन नीट के बच्चे के काम के हैं। पहचानने का तरीका है छोटे क्वेश्चन, जी। जिनकी या तो क्वेश्चन छोटा हो या सोल्यूशन छोटी हो। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई स्टडी मटेरियल, किताबें जो गाइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते थे पहले, अब पैटर्न बदल गया है, नहीं करने चाहिए। जी। आपका दूसरा प्रश्न इसी में ये था कि बच्चे को कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। जी। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ठीक है, अब एग्ज़ाम के करीब हैं तो एक अलग बात है, चारों सब्जेक्ट एक दिन में आपको पढ़ने चाहिए, वरना तो मेरा मानना है एक दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। ठीक है, हम अभी यही बात करते हैं कि जो 2 महीने एग्ज़ाम में आज नीट 2021 में संभावित जो 2 महीने बचे हैं, उसमें बच्चे को क्या करना चाहिए। तो हाँ, बच्चे को चारों सब्जेक्ट डेली ही करने चाहिए, और उसमें जितना उसे कंफर्टेबल लगे, जितना अच्छा लगे। मैं कोई आवर्स फिक्स करना नहीं चाहूँगा। जब बच्चे को जिस चीज़ की मोस्ट नीड फील हो रही है, किसी सब्जेक्ट में उसका मन कर रहा है 5 घंटे देने का, उसका एक टारगेट उसने बनाया है, वो दे रहा है तो वो दे 5 घंटे। दूसरे सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंगली टाइम कम दे दे वो। तो और लेकिन कोशिश, शुरुआत में सर जैसे 11th में कोई बच्चा नया नया आया है, उसे अपना हर दिन का एक टाइम टेबल बनाना है, तो उसे फिजिक्स को कितने घंटे देने चाहिए इस तरह? देखिए फिजिक्स को कम से कम 3 घंटे तो कम से कम डेली देने ही चाहिए, जिसमें मेजॉरिटी टाइम को न्यूमेरिकल्स को देना चाहिए, क्योंकि उसका डर एक बार निकल गया तो फिर फिजिक्स से ज़्यादा बढ़िया सब्जेक्ट आपको कुछ लगेगा ही नहीं, और स्कोर भी देगा वो। तो इन फिजिक्स को कम से कम 3 घंटे डेली बेसिस पे आपको देने ही चाहिए। सर पेपर में थ्योरी के सवाल कितने आते हैं और न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं? जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, इसका बच्चों को आइडिया नहीं रहता है। जी। अगर मैं बात करूं 2015, 16, 17 की बात, 15, 16 की बात करूं, तो करीब 35 क्वेश्चन, 45 में से 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते थे, जी। जो कि हमें लगता है कि नहीं, हमें लगता है कि थ्योरी ज़्यादा आएगी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इवन रीजनिंग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते थे। जी। दो टाइप में हम क्वेश्चन क्लासीफाई करते हैं, या फैक्ट बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड। जी। तो 10 क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आते थे, जिसमें रीजनिंग के नहीं होते थे, कॉन्सेप्चुअल नहीं होते थे, और 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते थे, जिसमें से करीब 15-20 न्यूमेरिकल छोटे सिंगल लाइनर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड फॉर्मूले की एप्लीकेशन पे हुआ करते थे। अब ये रेशो ज़रूर थोड़ा बदल रहा है 2020 से, अब थियरी के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ रही है। जी। तो मैं अगर 2021 की बात करूं तो शायद मैं 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन थियोरी के या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूंगा। 15 मान लिए जाएं, जी। 15 क्वेश्चन थियोरी के रहेंगे और 30 क्वेश्चन फिर भी अभी भी न्यूमेरिकल ही रहने की संभावना है। हाँ, ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होंगे, जैसे F=ma, F दे दिया, M दे दिया, A निकाल लीजिए, जी। बस इतने। अच्छा सर, जैसे पहले AIPMT होता था, उसके बाद ये नीट की परीक्षा शुरू हो गई। कई लोगों का मानना है कि नीट AIPMT से ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो क्या ट्रेंड किस तरह चेंज हुआ है? नहीं, बात नीट और AIPMT की नहीं है। जी। बात केवल ये है कि देखिए सन 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था अपना, और NTA को डायरेक्ट किया था कि आप पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कम करें। जी। ऐसी डिफ़िकल्टी लेवल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे बच्चा डिप्रेस हो और मजबूरन उसे कोचिंग जाना पड़े। जी। कोचिंग जाने वाले बच्चों का सिलेक्शन उनके डेटा के मुताबिक 3000 था, और जो बिना कोचिंग के सिलेक्ट हुए थे ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या केवल 48 थी, जी। जो उस PIL में जो बात की गई थी। तो उस डायरेक्टिव के अनुसार नीट अपने पेपर बना रहा है। उसने नीट क्या, इवन NTA जो पेपर कंडक्ट कर रहा है, नीट और JEE मेन, इन दोनों पेपरों का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी कम हुआ है, और बिना कोचिंग ज्वाइन किए भी बच्चा इन पेपरों में काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमारे जो NTA के फ़िलहाल वर्तमान डायरेक्टर हैं डॉक्टर विनीत जोशी,
उन्होंने नीट 2020 जब पोस्टपोन हुआ था, उनसे पूछा गया था कि क्या अब बच्चों को प्रिपरेशन का समय ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या आप डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे? तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि हम डिफ़िकल्टी लेवल के मामले में कोई लेवल नहीं बढ़ाने वाले हैं। तो नीट या AIPMT की बात नहीं है, जी। NTA के पास यदि आदेश हैं कोर्ट के, और वर्तमान जो डायरेक्टर हैं विनीत जोशी जी, उनका फिलॉसफी, उनका जो सोच है, उसके मुताबिक मेरे ख्याल से नीट के और JEE मेन के पेपर काफ़ी सरल आ रहे हैं आज की डेट में। जी। अभी आखिरी तक कितने महीनों पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए 11th और 12th का मिलाकर? एग्ज़ाम के कितने महीने पहले? देखिए, बहुत आइडियल सिचुएशन तो ये है कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ही आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। उसके और पहले हुआ तो भी फिर थोड़ा सा स्लैक हो जाता है बच्चा। 1.5 महीना या 2 महीने पहले ही सिलेबस आइडियल है। 45 दिन पहले एग्ज़ाम के सिलेबस ख़त्म हो तो आइडियल सिचुएशन है। जी, तो फिर रिवीजन कैसे करना चाहिए? क्योंकि 2 साल का पढ़ा हुआ सिलेबस है, उसको आपको पूरा रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, अगर आप सारा मैटर पूरा का पूरा 2 साल जो आपकी NCERT पढ़नी है, कोचिंग के रजिस्टर हैं, कोचिंग के मॉड्यूल हैं, स्कूल टीचर के रजिस्टर हैं, ये सब अगर आप पढ़ने लगे तो संभव ही नहीं है। जी। इसका सबसे सही तरीका रहता है कि लगातार आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं ना। जी। वो यही है कि आप थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाएं। हर लाइन NCERT की, हम मान रहे हैं कि पूरा पेपर NCERT से आ रहा है, जी। पर वो भी सिर्फ NCERT भी पढ़ें तो अपने आप में बड़ा मेहनत काम है, बड़ा जी। काम है। तो हर लाइन भी NCERT की इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें थोड़ा सिलेक्टिव हो जाएं और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। जी। आप NCERT का एक चैप्टर आपका 50 पन्ने का है, उसके जी। शॉर्ट नोट बनेंगे आपके 3 या 4 पन्ने के। तो 4 पन्ने अगर आपको पढ़ने को कहा जाए तो आपको घबराहट नहीं होगी। 50 पन्ने पढ़ने को कहा जाए तो आपको लगेगा कि ये तो दिन भर मेरा निकल जाएगा इसी में। और 4 पन्ने आपको पढ़ने हैं जो आपने स्वयं अपने हाथ से शॉर्ट नोट बनाए हों, केवल उन्हीं को आप पढ़िए, तो रिविज़न बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और मोर प्रोडक्टिव होगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा उसमें। और ऐसे अगर शॉर्ट नोट्स आपके पास हैं, मैं तो कहता हूँ नहीं है तो अभी बना लीजिए। 2 महीने का भी समय शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए पर्याप्त है। अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही केवल आप कॉपी में नोट डाउन करें जी। स्मार्ट तरीके से। तो 2 महीने भी इस काम के लिए पर्याप्त हैं और इससे रिवीजन बहुत इफेक्टिव होगा। सर, आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एग्ज़ाम इतना करीब आ गया है, 2 महीने बचे हैं, कई बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, कई बच्चे घबरा जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं, कई ख़राब परिस्थितियों में तो आत्महत्या जैसी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते नहीं, हैं? देखिए, ऐसा है कि ऐसी सिचुएशन में बच्चे को सबसे पहले अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी चाहिए। वह काम करें जिससे को करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसे जी। मज़ा आए। इसका सबसे बढ़िया तरीका मेरे हिसाब से तो है किसी भी चैप्टर के, किसी भी सब्जेक्ट के वो क्वेश्चंस जो उससे बन जाते हों। जी। ख़ास तौर से अगर सबसे ज़्यादा आपको एकदम बूस्टर चाहिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए, जी। जोश चाहिए आपको, तो उसके लिए आपके पास है फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, जी। स्पेशली PYQ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। अगर वो न्यूमेरिकल आपसे बना, भले ही 5 मिनट 10 मिनट में बना, तो उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, पूरी कहानी आपकी बदल जाएगी। आप अटेंशन डाइवर्ट करिए और जिससे डरते हैं उसका सामना करिए। वो जब आपसे बनेगा तो आपकी मानसिक स्थिति एकदम से पूरी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और मज़ा आएगा आपको। और इसमें मज़ा आना ही चाहिए। अगर सही तरीके से आपने पढ़ाई की है तो ये सब तो बहुत नेगेटिव बातें जो आपने कही वो रियलिटी तो हैं, जी। पर अगर आपने टीचर के साथ अच्छा बॉन्ड बनाया है या फिर पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्ड बनाया है और आप क्वेश्चंस जब आपसे बनेंगे, तो फिर ये सारी स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी और आप एकदम से वापस पूरे जोश में आ जाएंगे। क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा मूड बूस्टर कुछ नहीं होता। और नहीं तो फिर बात करिए पेरेंट्स से, कुछ जो अच्छा खाने का मन कर रहा हो वो खाइए, मूड ठीक करिए अपना। जी। इवन दैट वर्क्स। सर, खाने पीने की बात करते हैं। जी। जैसे 3 घंटे का पेपर रहता है लंबा सा, जिसके अंदर शायद पानी भी ले जाने की अनुमति नहीं रहती। हाँ, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने की है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में बच्चा खुद को हाइड्रेट कैसे रखे, करेक्ट। कैसे खुद का दिमाग बनाए रखे, क्योंकि उसके तो बॉडी में ग्लाइसीमिया का लेवल भी कम हो जाएगा, वो काम कैसे करे? जी जी, डॉक्टर देव प्रकाश, इसका आंसर मुझसे अच्छा आप ही दे पाएंगे। मुझे जो कहना एक बार मैं बता देता जी। हूँ, फिर मैं आपसे भी इसका उत्तर सुनना चाहूँगा। देखिए, कोरोना काल की वजह से ये लोग स्लॉट्स अलॉट करते हैं कि बच्चे को 10:30 बजे से बुला लेते हैं। जी। पेपर है 2 बजे, 2 से 5 पेपर का टाइम होता है, वो फिक्स्ड है। अब कोई बच्चा 10:30 बजे बुलाया है, किसी का स्लॉट 11 बजे का है, किसी का 11:30 का है।
और वो हॉल के अंदर आपको अपना पानी भी नहीं ले जाने देते हैं। पेन पेन भी आपको वो सरकार ही प्रोवाइड करती है, एनटीए वाले ही प्रोवाइड करते हैं। जी, कोई कागज़ नहीं होता आपके पास सिवाय आपके एडमिट कार्ड के, कुछ नहीं होता। ताकि चीटिंग का कोई साइन ना हाँ, रहे, चीटिंग कोई का तरीका ना कोई बचे। डिवाइस ना हो आपके पास। जी, अब ऐसे में प्रॉब्लम तो है पानी की। और सबसे बड़ी बात है कि 5 घंटे आप पेपर में जब सबसे ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, आखिरी 20-25 मिनट में, तब आप सबसे ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया आपको हो चुका होता है। जी, और दैट अफेक्ट्स, सो दैट इज़ रियली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, जिसका पेरेंट्स को और बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि वो पिछली रात को भी अच्छे से खिलाएं, 1-2 महीने पहले से ही अच्छी डाइट दें, शायद मल्टीविटामिन्स दें, जी, और उस दिन सवेरे भी अच्छे से खाना बच्चे को खिलाएं। 2 बजे पेपर है, 7-8 बजे बच्चा उठे, बढ़िया हैवी नाश्ता करे, लंच करे बढ़िया, एग्ज़ाम से निकलने के पहले, सेंटर पे पहुंचने के बाद और हॉल में घुसने के पहले भी कुछ खा के जाए। जी, बाकी पानी वहाँ आपको प्रोवाइड करते हैं, पानी आप वहाँ पे बीच बीच में लेते रहें। बाकी जी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, डॉक्टर दिव्य प्रकाश, आप एक क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो प्लीज़ इस बारे में बताइए कि क्या मल्टीविटामिन्स वगैरह पेरेंट्स को बच्चों को देने चाहिए? सर मेरा तो यही मानना है कि अगर खान पान अपन अच्छा रखें और अगर स्टार्टिंग से तैयारी करें, 11 से हम इस चीज़ की तैयारी करें कि हमें 5 घंटे भूखे रहने के बाद भी कंसंट्रेशन बनाने की आदत हो, तो वो इसमें हेल्प कर सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, परफेक्ट, बिल्कुल, जी। इसके अलावा सर कई बच्चों को सोने में बहुत प्रॉब्लम आती है टेंशन की वजह से। कल पेपर है, आज की रात है, बिस्तर पे लेटे हैं, थके हुए भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही। हाँ, मतलब बिल्कुल बात वैलिड है, और इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हैं जो बच्चे को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहते हैं, वो रात में 11 बजे कॉल ना करें। तब तक हो सकता है बच्चा सो चुका हो। बच्चा खुद ही फ़ोन लगा ले उसे, जिससे बात करनी है कि भाई मुझे बेस्ट ऑफ लक दे दो, और अब बस हो गया, अब इसके जी, बाद प्लीज़ आप बात ना करें। और मेरे हिसाब से 9, 10, 11 बजे बच्चे को बेड पे चले जाना चाहिए। और एंग्जाइटी तो रहेगी ही, नींद जी, नहीं आएगी, तो हो सकता है 1-2 घंटे भी लग जाएं, पर जी, मेरे हिसाब से बच्चा बेड पे ही पड़ा रहे। और मेडिटेशन की अगर उसने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है तो उसे हेल्प मिलेगी अटेंशन डाइवर्ट होने में। मेरे हिसाब से तो उसे डीप ब्रेथ लेनी चाहिए, काफ़ी गहरी, पेट तक जाए, जी, पेट ऊपर उठे और फिर एक्सेल करे, सांस बाहर निकाले। जब वो इसी पर फोकस कर लेगा ना ध्यान, तो मेरे हिसाब से वो एंग्जाइटी उसकी हट जाएगी और शायद आधे पौने घंटे में उसको नींद आ जाएगी। जी, बीच में एक बार फिर दोबारा खुल सकती है, और उसे 8-9 बजे के पहले उठना ही नहीं है अपने बेड से, पर पड़ा रहे। फिर से यही प्रयास करे, उठे, कुछ खाए पिए और फिर सो जाए। मेरा तो ये मानना है। जी। धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार से दिया। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना काल में घर बैठे बैठे आपको नीट परीक्षा से जुड़े काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर दिव्य प्रकाश दुबे लेता हूं आप सभी से इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।